नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। बंगाल में 5:30 बजे तक करीब 77.68% वोटिंग हो चुकी है। वहीं तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान भी कई जगहों से हिंसा की खबरें सामने आई है। बंगाल के आरामबाग में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है और यही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता की मां की हत्या भी यहां कर देने की खबर आई है। इसके साथ ही टीएमसी नेता के घर से ईवीएम मिलने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कूच बिहार में रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बंटना जाने वाले बयान को लेकर हमला कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने कहा होता कि सारे हिंदू यदि एक हो जाओ तो अब तक शायद इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ गया होता। पीएम मोदी ने अपनी रैली में बार बार इस बात को दोहराया कि ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं और चुनाव के बाद टीएमसी टूट जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की बात और मुस्लिम वोट बंट ना जाए और इसके लिए मुसलमान वोट को एकत्रित होकर के वोट टीएमसी के पक्ष में देने की जो बात कही है, उसके बाद तीसरे चरण के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा और आने वाले जो चरण है 8 चरण के चुनाव होने हैं। तीसरे चरण का मतदान आज खत्म हो चुका है अभी और 5 चरण के चुनाव बाकी है। ममता बनर्जी और मोदी जी के कहने पे यानी जो स्टेटमेंट है उसका क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पे, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। गुंडागर्दी और ईवीएम से ओबे खेला। टीएमसी नेता के घर ईवीएम क्यों? ममता के मुस्लिम तुष्टीकरण पर मोदी वार। बंगाल में सत्ता का महासंग्राम छिड़ा है। आज तीसरे चरण के लिए 31 सीटों पर वोटिंग भी हो गई, लेकिन वही हुआ जिसके लिए बंगाल चुनाव जाना जाता है। लाठी, डंडे, मारपीट, हंगामा, मुक्केबाजी और रक्त चरित्र। हम इस हिंसा पर बात करेंगे। हम इस हिंसा की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ईवीएम की तरफ लेकर चलते हैं। बंगाल के उलबेड़िया में टीएमसी के नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम और 4 वीवीपैट मशीनें बरामद हुई हैं। इसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि टीएमसी नेता के घर में आखिर ईवीएम क्या कर रही थी। मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। चुनाव आयोग की कार्रवाई। चुनाव आयोग ने सेक्टर अधिकारी तपन सरकार को निलंबित किया। आयोग ने इसके साथ ही पुलिस की पूरी टुकड़ी को भी निलंबित किया। चुनाव आयोग ने उस ईवीएम और वीवीपैट को प्रोसेस से हटा दिया। अब हम बात करेंगे हिंसा की। पिछले दोनों चरणों की वोटिंग के दौरान बंगाल में हिंसा हुई है और ऐसा ही इस बार भी हुआ। बंगाल के अमरबाग में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और यहीं बीजेपी कार्यकर्ता की मां की हत्या कर दी गई। और इसके साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि कई जगह टीएमसी के गुंडे लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। बंगाल की लड़ाई में हिंसा और ईवीएम का खेला तो हमने देख लिया। अब देखिए कि कैसे पीएम मोदी ने आज कूच बिहार में रैली करते हुए ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर हम कहते हैं कि सभी हिंदुओं एक हो जाओ और बीजेपी को वोट दो तो चुनाव आयोग हमें नोटिस भेज देता। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते। और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से बात की हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने। पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे, टीएमसी और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे। लेकिन पहले देखते हैं दिलीप घोष जी ने क्या कहा। करते हैं बीजेपी बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से। दादा, कितना जन समर्थन जो मिल रहा है इस बार, क्या कहेंगे आप? ये जो हुजूम देख रहे हैं ना भीड़ की और जो उत्साह है और आजू बाजू के लोग जिस प्रकार से जय श्री राम बोल के स्वागत कर रहे हैं, इसे एक बात एकदम पक्का है कि परिवर्तन हो गया है। 2 मई को भी जय श्री राम होगा। अब देखिए, शुरू हुआ जय श्री राम से समाप्त तो जय श्री राम होना ही है और टीएमसी की सरकार की राम नाम सत्य भी हो जाएगी। हम नंदीग्राम में थे, नंदीग्राम में भी जिस तरह आप लोगों ने पॉलिटिकल मैसेज दिया कि ममता बनर्जी हार रही है, इसका लाभ भी आप लोगों को मिल रहा है। नहीं, हार रही है
लाभ क्या है? लाभ तो होना ही है। जैसा जिस ट्रेंड शुरू हो गया चुनाव का इस बार की धमाके से एकदम उसी प्रकार समाप्त होगा। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कहीं पर नहीं टिकेगी। ये सप्तग्राम विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता जानती है यहाँ काफी साल से लोग विकास के लिए तरस रहे थे। गुंडागर्दी भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ से निजात चाहिए तो भाजपा चाहिए और इस बार लोग मन तैयार कर लिए, भाजपा की सरकार बनाएंगे। एक सवाल ये भी है कि टीएमसी के नेता के घर से ईवीएम मिला, इस पर क्या कहेंगे आप? ईवीएम मिल रहा है, बम बंदूक मिल रही है, तो इन्होंने लोकतंत्र को एकदम मजाक बना कर रख दिया है। इसलिए परिवर्तन चाहिए। क्या दिलीप घोष अगले मुख्यमंत्री होंगे? बीजेपी का कोई ना कोई मुख्यमंत्री जरूर होगा। कार्यकर्ता दिलीप घोष को चाह रहे हैं, पार्टी तय करेगी क्या होगा। तो ये थे दिलीप घोष साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार बंगाल की जनता परिवर्तन चाह रही है। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, सप्तग्राम विधानसभा। तो दिलीप घोष का कहना है कि जय श्री राम से शुरू हुआ था, जय श्री राम पे खत्म होगा बंगाल का चुनाव। हमारे साथ चर्चा के लिए दो मेहमान हैं। संजय चक्रवर्ती है हमारे साथ टीएमसी की तरफ से, और रिया घोष है बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई। दोनों मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत मैं संजय चक्रवर्ती जी आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पे जो वार किया, ममता बनर्जी ने जो कहा था कि मुस्लिम एकजुट होकर के टीएमसी को वोट दे। हालांकि पहले चरण के और दूसरे चरण से पहले ममता बनर्जी कह रही थी कि मंदिर जा रही थी और अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश कर रही थी और अपना गोत्र बता रही थी, मंदिरों में जा रही थी और अपने कार्यकर्ताओं से कह रही थी कि मंदिर की सफाई करो, वहां झाड़ू दो, और लोगों के प्रति जो है, हिंदुओं के प्रति खास तौर पे जो है अपनी सहानुभूति जागृत करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तीसरे चरण आते आते क्या हो गया ममता बनर्जी को या आपकी पार्टी को, उन्हें फिर से अपने उसी पुराने राग पे लौटना पड़ा, वही राग आलापना पड़ा? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक शेर है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ठीक है, ये अभी आपने सुना है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं, शुरुआत हो गई जय श्री राम। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण आप आह भर रहे हैं या जय श्री राम के नाम पे आह भर रहे हैं? मतलब आप ये तो क्लियर कीजिए। मैं इन लोग ये जय श्री राम की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम तुष्टीकरण। नहीं, आपने जो शायरी कही मैं उसका आशय बता रहा हूँ, जो आह जो वाली जो बात कही थी, ये आह सवाल पूछा तो आपने पूरी तरीके से, मैं चुपचाप सुन रहा था, मेरा जवाब भी चुपचाप सुन लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसको साफ तो कीजिएगा ना। क्योंकि ये है कि इनकी ये नीति रही है कि आप अगर बोले तो वो ठीक, कोई दूसरा बोले तो वो गलत। क्योंकि इनकी जितने भी आईटी सेल के लोग हैं, ये कंटिन्यूस ये है ममता दीदी को कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी, कोई मेहरुनिसा, कोई कुछ बताते उनको एक तरीके से उनको सफाई देनी पड़े कि मैं ममता बनर्जी, मैं कान्य कुब्जे ब्राह्मण हूँ। गोत्र बताया उन्होंने, सांडे ने गोत्र बताया, ये बताना पड़ा क्योंकि लगातार उनके पर्सनल अटैक किया जा रहा था। तो ये पर्सनल अटैक के बताने के लिए एक बार इस बात को बताना बहुत ज्यादा जरूरी था और उन्होंने एक बार बताया, लेकिन वो बार बार उसको लेकर के जय श्री राम या दुर्गा जी, एक आपको पता होना चाहिए कि 2011 में दुर्गा पंडाल जहां पे दुर्गा पंडाल लगता था, वहां पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लिया जाता था, ये निगम लोग लेते थे। ममता दीदी पहली मुख्यमंत्री थी जिन्होंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया, 25,000 रुपए पर पंडाल पे दिया। और ये हमको सिखा रहे हैं कि हम पंडाल तो लगाया, लेकिन मूर्ति लगाने और विसर्जन के लिए फिर कोर्ट जाना पड़ता। ये भी तो है उसी बंगाल में, उसी ममता दीदी के राज में। गलत मैसेज है कि अगर मुसलमान भाई का एक दिन का त्योहार था तो अगर शिफ्टिंग कर रहे थे, हम लोग का तो त्योहार ऐसा होता है, वो लगातार समझ लीजिए 15 दिन तक वो लगातार त्योहार ही मनता है। तो एक दिन के त्योहार में अगर वो शिफ्टिंग कर रहे थे कानून व्यवस्था को बचाने के चक्कर में, तो क्या गलत कर रहे थे? मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई गलत काम किया था कि उसको शिफ्टिंग करेंगे। उन्होंने दुर्गा पूजा कैंसिल तो नहीं किया था, विसर्जन को उन्होंने आगे पीछे करने की कोशिश किया था कि ताकि आपको संजय जी शायद ये बात नहीं है कि विसर्जन की भी तिथि होती है, वो भी एक ही दिन होती है, तिथि बदलती नहीं है। उसका भी होना चाहिए कि आपको इतना पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में 3-4 दिन तक लगातार विसर्जन होता रहता है। लेकिन जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है उसी में लोग करना चाहते हैं ना। साथ भी तो कराया जा सकता है, साथ भी तो कराया जा सकता था। मैंने कहा ना, कानून व्यवस्था सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, कानून व्यवस्था।
कानून व्यवस्था सुलभ है, वरना यही कहोगे देखिए वहां पे दंगा हो गया, वहां पे ये हो गया, वहां पे ये हो गया। खैर छोड़िए, आप जो सवाल मैंने किया था चित उसका भी जवाब मेरी, आपने पढ़ नहीं भी दिया। मेरा मेरी। सवाल कुछ और था, क्या जी। मुस्लिम तुष्टीकरण पे फिर से वापस लौटना पड़ा, उन्होंने मुस्लिम वोट का डिवीजन ना हो इसके लिए ममता बनर्जी को फिर से बोलना पड़ा, तो ये तुष्टीकरण वाली बात जो है क्यों आपको वापस फिर से आना पड़ा? प्रधानमंत्री जी ने बात तो कह दिया, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, कह भी गए, और उन्होंने ये बात भी कह दी कि इलेक्शन कमीशन हम पे वार है। उन्होंने क्यों कहा इस बात को लेकर के? नहीं बोलते कि हम हिंदू का वोट मांग रहे, वो कह तो दिया उन्होंने, और वो मतलब साफ बस यार ये तो देखिए चुनाव आयोग दोनों को देख रहा है ना। अब उन्होंने तो जवाब दिया है, अगर आपको लगता है आप शिकायत करें, आप चुनाव आयोग को शिकायत भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने तो यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी को भी नोटिस आता है। लेकिन उन्होंने साफ साफ इतना बढ़िया ढंग से उसको जो है डिफेंसिव किया है कि कोई भी उस बॉल को कैच न कर पाए। कह भी गए, कहते हुए सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, कह भी गया कि चलिए, आपने तारीफ की है प्रधानमंत्री की। पहली बार कोई प्रवक्ता टीएमसी का प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए मुझे मिला है इस प्रोग्राम में, खासतौर पे मेरे ख्याल से किया घोष जवाब देंगी इसका। किया जी करने वाली बात भी कह दी और उसके बाद जो है सांप बच भी गए। किया घोष, क्या सही में सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? हिंदू तुष्टीकरण की बात भी कह दी, हिंदू को एक होकर के वोट करने की बात भी कह दी। हालांकि पहले दिन से कह रहे हैं जय श्री राम के पीछे भी यही नारा है, लेकिन आज जिस तरीके से जवाब देने के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर हम कहे होते कि मुस्लिम की बजाय हिंदू एकजुट होकर के वोट करे बीजेपी को, तो शायद नोटिस आ गया होता चुनाव आयोग का। क्या कहेंगे आप? पहली बात यह है कि देखिए, ममता बनर्जी तो तुष्टीकरण करती है, एक खास संप्रदाय के लिए वो तुष्टीकरण करती है, वो पहले से ही करती आ रही है। 2011 से जो भाई साहब बोल रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, 2011 से वो क्षमता में आने के तुरंत बाद वो इमाम और मुअज्जिमों के लिए वो भाता चालू किए उन्होंने। तो ये सबसे बड़ा उनका पहला तुष्टीकरण का ये पहला पड़ाव था, धाप था। उसके बाद 10 साल के बाद, 9 साल के बाद 2020 में आके उनको याद आया कि अब तो 21 में चुनाव है, तो तब उनको याद आया कि हमारे जो पंडित है, पुरोहित बोलते हैं जिनको हम यहाँ से, तो उनके लिए एक भाता, वो भी उनका जो राशि है उसका राशि भी काफी कम है, और उसके लिए बहुत सारे नियम है, 60 साल होने के ऊपर उनको मिलने वाला है वगैरह वगैरह। और ममता बनर्जी खुद ही ने कहा है, हमने कहा है, उन्होंने कहा है कि दूधेल गाय है, मतलब जो गाय दूध देते उनका लाठी हम खाएंगे, तो हमने तो नहीं कहा, ये खुद ही अपने मुंह से बोलती है। खुद ही वो 30-70 के वो नंदीग्राम गई, खुद ही बोल रही है कि हम 30, आपको लगता है हम 30-70 के लिए आए हैं? अरे हमने तो नहीं पूछा, वो खुद ही बोली। मतलब वो खुद ही बोलेंगी। वो कुछ दिन पहले आपको शरण में होगा कि उन्होंने कहा है कि आप लोग मुस्लिम वोट जो है उसको डिवीजन मत होने देना। ये क्या बात है? तुष्टीकरण नहीं है। उनको आज हमने देखा है कई जगहों पे, जब आईएसएफ के साथ तृणमूल का लड़ाई। क्यों? ये सिर्फ ये बीजेपी या तृणमूल का लड़ाई नहीं, आईएसएफ का लड़ाई इसलिए है कि भाईजान इनका वोट जो है, इनका जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, वो कंसोलिडेटेड वोट बैंक पे भाईजान भी इनका, भाईजान का पार्टी है। किया जी मेरा सवाल था, क्या जिस तरीके से मोदी जी ने जवाब देने के क्रम में हिंदू वोटों को एकजुट होकर के बीजेपी को वोट देने के लिए कहा, एक तरीके से ये अपील ही थी, क्या आपको लगता है कि अब तक तीसरे फेज के चुनाव हो चुके हैं, हालांकि परसेंटेज अभी नहीं आया है, लेकिन करीब करीब ऐसा लगता है कि 80 के आसपास का प्रतिशत जो है इस बार भी रहेगा मतदान का तीसरे चरण में? क्या आपको लगता है कि अब तक के वोट में अब जो 70 और 30 की लड़ाई जो कही जाती थी बंगाल में, क्या 70 और 30 की लड़ाई ही है, या आपके पक्ष में ज्यादा है, या आपके पक्ष में कम हिंदुओं का पोलराइजेशन हुआ है बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी ये सोच के नहीं काम करती है, या माननीय प्रधानमंत्री जी ये सोच के काम नहीं करते हैं कि एक या नाम है, इसका नाम केया है या करीमुद्दीन है। ये जो नाम है, ये नाम के पीछे नहीं भागते हैं। ये जिनका घर मिलता है, जिनको उज्ज्वला गैस मिला है, या जिनको जनधन की जो अकाउंट में पैसा मिला है, आप खुद पता लगाइए, वो नाम के ऊपर से नहीं आया है। जो दरखास्त किए हैं, जिनको जो माताएं ये है या बहनें हैं, नहीं, बात आप सही कह रही हैं, केंद्र की योजनाओं का लाभ जिन लोगों में को मिला है उन्हें मुस्लिम भी बड़ी संख्या में, लेकिन क्या मुस्लिम के वोट आपको चाहिए? आपने तो कभी मांगा नहीं, आपने तो बहुत सारे चुनाव में आपके नेता ये भी कहते हैं कि मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए। उनका नारा ही है कि सबका साथ सबका विकास। वो कभी ये बोलते नहीं है कि मुझे सिर्फ इन लोगों का विकास चाहिए, फलाना लोगों का विकास चाहिए और इन लोगों का नहीं चाहिए, वो कभी नहीं कहते। वो हमेशा, लेकिन क्या जय श्री राम के नारे के साथ मुस्लिम आपके साथ आएंगे? कि आप जिस तरीके से, नागरिक मेरे भाई है,
नहीं तो जिस तरीके से जय श्री राम का नारा बीजेपी लेती रही है, और अभी भी दिलीप घोष जी ने कहा कि जय श्री राम के नारे से शुरू हुआ बीजेपी का कैंपेन और खत्म भी जो है जय श्री राम के नारे पे होगा और टीएमसी का राम नाम सत्य हो जाएगा, तो इस तरीके की बातों से क्या आपको लगता है कि मुसलमान जो है वो आपको वोट देंगे? मैं आपको बहुत सारे मुसलमान भाई को दिखा सकती हूँ। ये समझना चाहिए, ममता बनर्जी जो जय श्री राम के जो नारा है वो इनको धर्म का रंग दे रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे लिए वो सिर्फ भगवान नहीं है, वो सबसे ये राम राज्य क्यों बोलते हैं, क्यों हम लोग बोलते कि राम राज्य, वो राजा, वो राजा में राजा श्रेष्ठ राजा है, इसीलिए हम लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। आपको राम को मंदिर बनाना है वहां पे, या आप राजनीति करने आई हैं? आप विकास की बात करना चाहती हैं, आपके अपने फ्यूचर प्लान की बात करना, या राम मंदिर बनाना चाहती हैं? राम मंदिर तो जहां बन रहा था वहां बन रहा है, तो फिर हमेशा जय श्री राम बोल करके आप जो मुस्लिम भाइयों के साथ तुष्टिकरण की नीति क्यों करती हैं? आप सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, सबके बारे में क्यों नहीं बात करते? आप जो है कहते सबका साथ सबका विकास, लेकिन जहां चुनाव आता है वहां जय श्री राम मंदिर 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 मंदिर, हिंदू मुस्लिम। संजय जी 10 साल ममता जी का शासन रहा है, ममता दीदी का आपका एजेंडा होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। ये आप अपने दीदी से पूछिए, आपके दीदी से जाके पूछिए, ये तुष्टिकरण की राजनीति वो क्यों करती है, वो क्यों खास करके एक कोई उत्सव में जाके वो हिजाब पहन के क्यों बैठ जाती है, वो हिजाब पहन के क्यों बैठ जाती है? तुष्टिकरण की राजनीति तो तृणमूल करती है, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं होती है। ये बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी ये तुष्टिकरण की राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ हम लोग हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। हम जो करते हैं, जो विकास के काम करते हैं, वो नाम देख के नहीं करते हैं। आपके यहाँ पुलिस को जिससे लात मारा, आपके यहाँ से आपकी सरकार उन तक वो त्राण पहुंचाती है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। क्यों ममता बनर्जी ने किया ये बात? आप बोलिए, टिकियापारा में जो था घटना, हमने जो देखा था, जिन्होंने लात मारा पुलिस को, वर्दी वाले पुलिस को, उनके घर पहुंच गया त्राण। अरे आपके राज्य में तो कई पुलिस वाले ऐसे जो जान से हाथ धो बैठे। हमारे राज्य में, ये मेरा राज्य है भाई साहब। देखिए एक दूसरे राज्यों में संजय जी एक चीज, संजय जी ये हम आप मत कीजिए, बेटा हमारा राज्य है, पश्चिम बंगाल मेरा राज्य है, आपका राज्य कहाँ है? ये आपका राज्य नहीं है क्या? ये आपका भी राज्य है, ये मेरा भी राज्य है। ये हमारा देश है। मैं आपके राज्य अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा सुन के। आप चलो इतना तो मानिए कि आपका देश है। मैं इंडिया के पास, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं सब्सक्राइब करता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि चलो आप मान लिए कि आपके देश है, आपने पहले चुनाव के पहले चरण में आप लोग बांग्लादेश में गए, ममता दीदी कभी बांग्लादेश में गई, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले बांग्लादेश जाकर के वहाँ पे मधुआ समुदाय को सामने की कोशिश कर रहे थे, वहां से वोटिंग जो है परसेंटेज बढ़ाया। अरे भारत क्यों है? किसने कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय, नीचे भारत माता की जय कितनी बार सुनना चाहते हैं? भारत माता की जय, ये लिए सुनिए, भारत माता की जय। जय श्री राम भी हमारे, हम लोग को राम राम बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं। पीछे देखिए श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई, पीछे देख लीजिएगा, पेंटिंग लगी हुई है। हम लोग कभी किसी चीज का भेदभाव। लेकिन संजय जी इस बात को तो मानेंगे ना, इस बात को तो मानेंगे ना कि बीजेपी जिस ट्रैप में आपको फंसाना चाहती थी, आपका पूरा चुनाव प्रचार उस कैंपेन में उस ट्रैप में फंस गया है। संजय जी मैं गुस्सा की बात नहीं कर रहा, मैं ये बताऊं कि आप थोपने की कोशिश ही करते हैं, आप जय श्री राम थोपने की कोशिश करते हैं। आपने दिलीप घोष अभी दिलीप घोष ने क्यों कहा कि श्री राम जय श्री राम से शुरू हुआ, जय श्री राम से शुरू हुआ, जय श्री राम खत्म होगा। अभी आपके दिलीप घोष जी ने ये बात कैसे कही? ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने कैसे बात? संजय जी तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई पार्टी, किसी पार्टी की लाइन है, अब उसी लाइन पे वो चुनाव लड़ रही है, पॉलिटिकल लाइन है, उसमें कोई आपत्ति क्या हो सकती है? कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव आपत्ति होती तो चुनाव आयोग का नोटिस आता, चुनाव आयोग कहती। अगर उस लाइन पे पार्टी चुनाव लड़ रही है, घोषणा करके चुनाव लड़ रही है, और उसका जो ट्रैप, उस ट्रैप में तो आप फंस रहे हैं ना। आपको भी जय श्री राम पीछे से बोलना पड़ रहा है। आज आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। तो सारी चीजें तो जिस तरीके से बीजेपी ट्रैप कर रही है, वो उस ट्रैप में आप फंसते जा रहे हैं। टीएमसी का पूरा जो चुनावी कैंपेन है वो पूरी तरीके से बीजेपी के कैंपेन पे सेट हो गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका इंडिपेंडेंट, आप बीजेपी जो चाह रही है आप तो वही कर रहे हैं?
हमने कहा ना कि आपके यहाँ इनके जो है पूरी तरीके से किसी कभी बांग्लादेशी घोषित करते हैं, कभी पाकिस्तानी घोषित करते हैं। अरे ममता दीदी तो आज तक बांग्लादेश गई नहीं, और सबसे बड़ी प्रधानमंत्री बांग्लादेश जा करके वहां से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां से मटुआ समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये एक तरीके से गेम खेल रहे हैं। आज हर तरीके से हर इलेक्शन के समय ये इसी तरीके से गेम होता है, और बाकायदा इनकी प्लानिंग के साथ गेम होता है। पहले ही हिंदू मुस्लिम भ्रष्टाचार और इन सब मुद्दे पे पहले बात करेंगे। अरे कट मनी तोला मनी की जब संजय जी जब इतना सब कुछ पता था आपको, संजय जी जब इतना सब कुछ पता था तो आपने तो चुनावी रणनीतिकार भी बाहर से बुलाया था, तो आप लोगों को तो रणनीति की काट पहले से करनी चाहिए थी। आपको तो पता है जो बीजेपी की क्या रणनीति होती है चुनाव की, तो रणनीति की काट भी होनी चाहिए ना आपके पास। उसी रणनीति का जवाब दिया जा रहा है, उसी रणनीति का जवाब दिया जा रहा है। हम देश बेचने की बात नहीं करते। हम ऐसा नहीं कि हमने रेल बेच दिया, हमने जो है पोर्ट बेच दिया, हमने ये बेच दिया, हमने वो बेच दिया, उसके बाद पेट्रोल इसे सब कीजिए। अपग्रेड नहीं, आप अपग्रेड कर लीजिए, आप अपने अपग्रेड करिए, आप लोग अपग्रेड कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए। अभी आप लोग, अरे झूठ तो आप लोग मुझे रहता है। आप लोग सुबह नाश्ते से लेकर रात तक मेरे झूठ पे झूठ करते हैं। आप लोग जुमलेबाजी फेमस है, झूठ पे झूठ जुमलेबाजी, असली जुमलेबाज तो आप लोग हैं। आप लोग सुबह नाश्ते से लेकर रात तक डिनर से परसों झूठ सिर्फ और सिर्फ 7 साल आपका हो गया। आपका झूठ अब नहीं चलने वाला है, आपका झूठ नहीं चलने वाला है, आपका झूठ अब नहीं चलने वाला है। बस हमने कहा ना, अब आपका झूठ नहीं चलेगा, झूठ आपका पक चुका है। अगले बहुत साल 2 महीने आप ये बताइए, आपको एक बार मुझे बता दीजिए, भ्रष्टाचार के बारे में बात करती है। डाल लीजिए भैया, मुझे थोड़ा सा बोलने दे दो। अरे यार थोड़ा सा तो बोलने दो। एक बात जी बोलिए रिया जी। सिर्फ वो मेरा नाम किया ममता बनर्जी सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है, वो आज जो किया है वो कास्ट राजनीति भी किया उन्होंने। आज हमने देखा, हमने सोशल मीडिया में भी डाला है, सुजाता खान मंडल खान जो इनका कैंडिडेट है, उनके ऊपर किसी ने लाठी से वार किया। उनका हम घोर निंदा करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो कैंडिडेट के ऊपर ऐसा वार किया उनका कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। एक बात है, लेकिन इसके पहले थोड़ा एक बैकग्राउंड स्टोरी भी है। ये सुजाता खान जाके बीजेपी कार्यकर्ता के घर पे, जो भात जो होता है ना, हम लोग चावल खाते हैं, हाड़ी में चावल उबल रहा था, वो उसको जाके उल्टा करके आई। वो एक कार्यकर्ता का हाथ मरोड़ दिया। इन्होंने वो किया। उसके बाद गांव वालों ने कहा कि आप यहाँ से निकलो, चलते बनो आप। ये घटना हुई थी। इसके बाद ममता बनर्जी क्या करती है, वो बोलती है कि हमारे तपोशिली, मतलब हमारे तफसीली बहन जो है सुजाता, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे इतना हमारे जो कार्यकर्ता मर गए, जो सबसे पहले वो बिल्कुल किया जी। हमारे पास समय की कमी है। संजय चक्रवर्ती, अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो आप जल्दी से दीजिए, हमारे पास 10 सेकंड का समय है आपके लिए। आपके पास कितने कार्यकर्ता मरे, आपके पास हिसाब नहीं है। आपने कितने कार्यकर्ताओं का जो मारे गए हैं, वो कितने आपके पास हिसाब किताब कुछ नहीं है। मैं लगातार डिबेट में रोज 3-3 4-4 डिबेट कर रहा हूँ। देखिए, हिंसा बंगाल के चरित्र में है। वहां के चुनाव जब भी हुए हैं वहां पर हिंसा हुई है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बंगाल में कोई भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ है जहां पर हिंसा देखने को नहीं मिली। 2011 में जब परिवर्तन की बात करके ममता बनर्जी सत्ता में आई थी तो उस चुनाव में भी हिंसा हुआ था। 2016 के चुनाव में भी हिंसा हुए थे, और 2021 के चुनाव में भी हिंसा देखने को मिली। 3 चरण में चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण के समाप्त हो चुके हैं। हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों मेहमानों का, संजय जी और किया जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी और अपनी बात आपने हमारे साथ रखी। हिंसा जो है बंगाल के चुनाव का रक्त चरित्र है, और यहाँ पर बिना कोई भी, अब तक जितने भी चुनाव हुए, किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं देखा गया है कि वहाँ पर खून के छींटे नहीं पड़े हों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन बंगाल चुनाव के हर एक अपडेट के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।